दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमेशा ही इससे प्रश्न पीसीएस में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में, एनटीपीसी में भी कई बार पूछा गया है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच संघर्ष जो है कन्नौज को लेकर होता था, जो कन्नौज वर्तमान में यूपी में है। यह कन्नौज कभी हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हुआ करता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच हमेशा ही संघर्ष होता रहता था। मैंने पिछले वीडियो में पाल शासकों के बारे में पढ़ाया है, दूसरे वीडियो में प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ाया है। आज हम राष्ट्रकूट शासकों के बारे में पढ़ाएंगे। आपने मेरा पाल प्रतिहार से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे YouTube पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता था, और यह जो दंती दुर्ग था यह कभी कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, मतलब इसके अधीन सामंत थे ये। बाद में इन्होंने यहाँ पे स्वतंत्र शासन स्थापित किया, इसीलिए दंती दुर्ग को संस्थापक माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का। 752 ईस्वी में इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना किया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये दंती दुर्ग था, याद रखिएगा। यह भी पूछता है कि ये किसके अधीन पहले थे, तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के ये अधीन थे। इनकी राजधानी जो था वह मानखेत या मानकीर दोनों नाम से जाना जाता है। मानखेत कई बार प्रश्नों में पूछा है, मानकीर को कम पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था शासकों का, तो ये मानखेत था। वर्तमान में यह सोलापुर में पड़ता है, मालखेर इसको कहा जाता है, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। सर्वप्रथम कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक था, इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कई बार प्रश्न पूछता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये पेटेंट है, हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव जो था, इसने सबसे पहले कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराया और पाल नरेश धर्मपाल को हराया। मतलब ये पाल नरेश को भी हराया और प्रतिहार नरेश को भी हराया ध्रुव। इसलिए हमेशा ही ये प्रश्नों में पूछा जाता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासकों को और पाल शासकों को हराया था, तो याद रखिएगा ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल दोनों को हराया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष कहा जाता है, तो ध्रुव को कहा जाता है धारावर्ष। अब अगला शासक ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय बना राष्ट्रकूट शासक। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। चूँकि ध्रुव जब त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था कन्नौज पर अधिकार के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है गोविंद तृतीय भी भाग लेगा। अब गोविंद तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, उस समय चक्रायुद्ध को समर्थन धर्मपाल ने दे रखा था, मतलब धर्मपाल के संरक्षण में चक्रायुद्ध था। इसके लिए गोविंद तृतीय को धर्मपाल से युद्ध करना पड़ा और पहले धर्मपाल को हराया। उसके बाद प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट दो थे, उनसे भी कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ, उनको भी पराजित किया। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि गोविंद तृतीय ने किस पाल शासक को हराया, तो धर्मपाल को हराया। किस प्रतिहार वंश के शासक को हराया, तो नागभट्ट द्वितीय को हराया। ध्रुव भी धर्मपाल को हराया और गोविंद तृतीय ने भी धर्मपाल को हराया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि गोविंद तृतीय ने किस किस को हराया, तो धर्मपाल को हराया पाल शासक, और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट दो को पराजित किया। अब राष्ट्रकूट वंश के विरुद्ध, राष्ट्रकूट शासकों के विरुद्ध कई गुट बन गए थे, जिसमें पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासक थे। ये जो नीचे में थे शासक था, ये इसमें पल्लव भी थे, पांड्य भी थे, केरल भी थे एवं गंग शासक भी थे।
इन्होंने एक गुट बनाया कि हमको राष्ट्रकूट शासन को समाप्त करना है, राष्ट्रकूट शासकों को हराकर इसको समाप्त करना है। लेकिन गोविंद तृतीय चूँकि शक्तिशाली शासक था, तो इसने क्या किया कि इनका जो संघ था उसको गोविंद तृतीय ने हरा दिया। इसलिए इसको प्रतापी माना जाता है कि एक तो इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया, चक्रायुध को हराया, प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट दो को हराया और पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को भी गोविंद तृतीय ने हराया था, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसीलिए इतिहास में हमेशा ही प्रश्न जो है इससे पूछा जाता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जो है हमेशा पीसीएस में या एसएससी बैंकिंग या एनटीपीसी रेलवे में पूछा जाता है। आरआरबी में भी कई बार राष्ट्रकूट वंश से अगर प्रश्न बना है तो गोविंद तृतीय से प्रश्न जरूर पूछा गया है। अगला राष्ट्रकूट शासक था अमोघवर्ष, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म को अपना लिया था अमोघवर्ष ने, और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि कविराज मार्ग की रचना किसने की, तो अमोघवर्ष ने किया था। और यह किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को यह मानता था। इसके दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन रहते थे। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य रहते थे। अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन इसके दरबार में रहते थे, अमोघवर्ष के दरबार में। कई बार प्रश्न पूछा है कि जिनसेन किसके दरबार में रहते थे, तो अमोघवर्ष। इनकी रचना कौन है, तो आदि पुराण। महावीराचार्य किसके दरबार में रहते थे, तो गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। ये गणितासार संग्रह की रचना की थी महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन किसके दरबार में रहते थे, तो अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। ये तीनों ही लेखक जो थे ये अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। हमेशा ही इनसे प्रश्न पूछता है कि इन्होंने कौन सी रचना की और किसके दरबार में रहते थे। अब अमोघवर्ष जो है अपना अंतिम समय में क्या किया कि जल समाधि ले लिया तुंगभद्रा नदी में। हमेशा प्रश्न पूछता है कि अमोघवर्ष किस नदी में जल समाधि लिया था, तो तुंगभद्रा नदी में इन्होंने जल समाधि ले लिया था। अमोघवर्ष के बारे में प्रश्न जो है हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर इनका जो ये रचना है कन्नड़ में कविराज मार्ग, इसके लिए इनको मुख्य रूप से इतिहास में जाना जाता है। इनके समय में साहित्य का भी काफ़ी विकास हुआ। जितने भी साहित्यकार थे वह इनके दरबार में देखने को मिलता है, जिनमें से 3 ये प्रमुख थे। अगला राष्ट्रकूट शासक जो था वह इंद्र तृतीय था। इसके समय में ही अरब निवासी अल मसूदी भारत आया और इसने राष्ट्रकूट शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना था। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुन रहते थे, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि पुन किसके दरबार में रहते थे, तो कृष्ण तृतीय के। और इन्होंने कौन सी रचना की थी, तो शांति पुराण की रचना किया था। अंतिम जो राष्ट्रकूट शासक था वह कर्क था। यह बहुत कमज़ोर शासक था, जिसके कारण कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप II ने 973 ईस्वी में इसको हरा दिया और राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। चूँकि राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति भी हुई थी कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन, ये सामंत थे और बाद में ये खुद यहाँ पे शासन स्थापित किए थे। और अंत भी चालुक्य शासक जो कल्याणी के थे तैलप II ने उन्होंने किया और राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये कर्क था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूट शासक ने ही करवाया था और वर्तमान में यह कहाँ पे है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में यह स्थित है। प्रश्न पूछता है कि एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के लोग शैव धर्म के भी थे, वैष्णव धर्म को भी मानते थे, शाक्त को भी मानते थे और जैन धर्म को भी मानते थे। अमोघवर्ष जो था वह जैन धर्म को मानता था। बाकी सभी शासक जो है, कोई शासक शैव धर्म को मानता था, कोई वैष्णव को माना, कोई शाक्त को माना। तो ये सभी जो शासक थे अपने अपने हिसाब से ईश्वर को मानते थे, धर्मों को मानते थे।
यह भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। खासकर जैन धर्म को कौन राष्ट्रकूट शासक मानते थे, ये प्रश्न हमेशा पूछता है। तो अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म को मानता था, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। हमने देखा था कि इंद्र तृतीय ने अल मसूदी उसके शासनकाल में आया थे। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी आया था और उसने कहा कि राष्ट्रकूट जो शासक है वो पूरे भारत में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो उसी समय से मुसलमानों को वहाँ बसने की और व्यापार करने की जो छूट थी वो मिलने लगी थी। बाद में शासकों ने इन मुसलमानों को बसने दिया और ये व्यापार करने के सिलसिले में यहाँ आते थे और ये अरब से आते थे, इस रास्ते होते हुए यहाँ आते थे। आज भी जो है मुंबई पोर्ट से जो है ईरान, इराक, सऊदी अरब हम इधर से ही जाते हैं। तो ये जो है आज भी आप देखेंगे कि इधर के रास्ते ही हम जाते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई। अगर हम पनिया जहाज़ से जाते हैं, उस समय भी जो मुसलमान आते थे इसी रास्ते आते थे, नाव के द्वारा, या इधर से आते थे होते हुए इधर। तो जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने मुसलमान को बसने का भी अधिकार दिया और इस्लाम धर्म के प्रचार का भी अधिकार दिया। दोस्तों, मैंने पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ाया, शासकों के बारे में पढ़ाया। हमेशा ही प्रश्न जो है इससे आता है, खासकर बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, अनेक पीसीएस में आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी, रेलवे में तो कई बार पूछा ही जाता है, इससे एक प्रश्न ज़रूर होता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।